Hello dear bankers, welcome back to EduTab under the Jab on the Go series. Jab on the Go series एक ऐसी सीरीज जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक मॉड्यूल बी से रहेगा जहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलोंग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड हैं। इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस डॉक्यूमेंट को यूज कर कर अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज्यादा फ्रूटफुल बनाइए। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। देखिए, आपने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था। आपने पढ़ा कि हम ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासिफाई करते हैं एंड देन समराइज करते हैं। राइट, हमने पढ़ा था यही सब। रिकॉर्डिंग करते टाइम हम क्या बनाते हैं? जर्नल। जर्नल के बाद जब क्लासिफिकेशन होती है तो क्या बनते हैं? लेजर अकाउंट्स बनते हैं। और लेजर अकाउंट्स बनने के बाद होती है समराइजिंग। समराइजिंग के टाइम पर क्या बनती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे रिकॉर्ड्स हैं दैट शो द बिजनेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन और कौन सी एक्टिविटीज एक बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, उन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है। हमारे बिजनेस की पूरे ईयर की वट एवर सिचुएशन, वट एवर कंडीशन हैपेंड इन अ बिजनेस, कहाँ से परचेज हुई, कहाँ पर सेल हुई, किन पर्सन से हमने पैसा लेना है, किन पर्सन को पैसा देना है, कितना लोन है, कौन सी एसेट्स हैं, सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। वन इज इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। इनकम स्टेटमेंट की हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स हुए इस साल या फिर लॉसेस हुए, कहाँ कहाँ से रेवेन्यूज जनरेट हुए और कहाँ कहाँ पर हमारे खर्चे हुए। राइट, देन कम्स बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें बताती है कि हमारी कंपनी इस टाइम पर कहाँ स्टैंड कर रही है। बैलेंस शीट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पास कौन सी एसेट्स हैं, कितनी है वो, और साथ ही साथ कहाँ कहाँ से बिजनेस ने लोन्स लायबिलिटीज ले रखी हैं जो बिजनेस को पे ऑफ करनी है। राइट, एंड देन कम्स द कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट दैट शोज द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश अंडर वेरियस एक्टिविटीज। बिजनेस में कैश की मूवमेंट किस तरीके की है, दैट डिपिक्टेड अंडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं? तो देखिए, जब जर्नल बनाया, जर्नल के बाद हमने लेजर बनाया, लेजर के बाद इफ़ यू रिमेंबर हमने पहले बनाया जर्नल, जर्नल के बाद हमने बनाया लेजर, एंड इफ़ यू रिमेंबर लेजर के बाद हमने बनाया ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट दैट शोज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जहां से हम एरर्स निकालते थे, जहां से हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का हमने टॉपिक किया था, दैट इज कवर्ड अंडर ट्रायल बैलेंस। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। जब आपका अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, आपकी सारी जो ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है। फिर उसके बाद उनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं, कुछ डेप्रिसिएशन की एंट्रीज, कुछ क्लोजिंग एंट्रीज पास ऑन की जाती हैं, एंड पोस्ट दीज एडजस्टमेंट एंट्रीज हम बनाते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर हमारे फाइनल अकाउंट्स, जिसे हम कह रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर? तो जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस अभी हमने जैसे डिस्कस किया, इट इज मेड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ताकि हमें पता चल सके हमारे लेजर अकाउंट्स के क्या बैलेंसेस हैं बिफोर एडजस्टमेंट्स एंड आफ्टर एडजस्टमेंट्स। और ट्रायल बैलेंस को आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करोगे। दिस इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट। एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है ट्रायल बैलेंस, कहीं पर भी पब्लिश नहीं किया जाता है। एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स, और इसी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से
फर्दर एडजस्टमेंट एंट्रीज पास ऑन कर कर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जा रही हैं? ताकि बिजनेस को पता चल सके कि उसके एसेट लाइबिलिटीज का क्या स्टेटस है, उसका क्या प्रॉफिट या लॉस एग्जिस्ट करता है। और ये इंफॉर्मेशन बिजनेस अपने से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन बिजनेस प्रेजेंट कर कर देता है, प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? एडजस्टमेंट एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में देखिए, जैसे हमारा जो AS1 है वो ये कहता है कि अक्रूवल कंसेप्ट जो है दैट इज आवर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। हमने मॉड्यूल ए में अक्रूवल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 2 में हमने जहां अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे वहां पे हमने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। तो क्या थी अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग? अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग कहती थी कि आपको ट्रांजेक्शन्स को तब रिकॉर्ड करना है एज एंड व्हेन दे आर मेड। जब कोई ट्रांजेक्शन एक्चुअल में बिजनेस में हुई, आपको उस ट्रांजेक्शन को तभी बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, राइट? वहां पर ये बोला गया कि आपको कैश को रेलिवेंट नहीं लेना है। मतलब आपने ट्रांजेक्शन्स को एट द टाइम ऑफ देयर अकरेंस रिकॉर्ड करना है। इट इज इमटेरियल कि अभी उस ट्रांजेक्शन से आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? हम इसी बेसिस पर ट्रांजेक्शन्स को बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसी वजह से हमें कुछ एंट्रीज की ईयर एंड पे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कैसे? जैसे देखिए, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हमने इनकर कर दिया बट अभी उन एक्सपेंसेस को हमने पे नहीं किया। जैसे कि आपने मार्च की सैलरी अप्रैल में पे करी है। तो जब मैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगी, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए देखिए, जब मेरा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च पे खत्म हो रहा है, तो जिस साल में मार्च की जो सैलरीज हैं, ऑल्दो उनकी पेमेंट अप्रैल में की जा रही है, यानी कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में की जा रही है, बट वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में एग्जिस्ट कौन से टाइम की करती है? तो वो मार्च की ट्रांजैक्शन है ना? तो वो इसी साल के, मान लीजिए मैं एक अकाउंटिंग ईयर आपको यहाँ पे देती हूँ एग्जांपल में, जैसे ये 24 अप्रैल 24 से मार्च 25, यानी 24-25 वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मार्च की सैलरीज को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर पाए। हमने उसकी पेमेंट अप्रैल में की है, तो वो तो अब अगर अप्रैल में किया तो वो तो 25-26 वाले साइकिल में चली जाएगी, विच इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। तो एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे इनकर हो चुके हैं बट अभी उनके लिए कैश पे नहीं हुआ। सो वी नीड टू मेक एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर दोज पर्टिकुलर एक्सपेंसेस और उन्हें हम इसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड कर कर चलते हैं। क्लियर? इसी तरह से कुछ एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस का रेंट पे करा, जनवरी में मैंने रेंट पे करा और मैंने जनवरी में 6 मंथ्स का रेंट पे कर दिया। ठीक है, यही 24-25 वाला एग्जांपल लेते हैं। तो 24-25 में कितने मंथ्स हुए? 3। एंड देन जो नेक्स्ट ईयर मेरा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का 25-26, वहां पर भी कितने मंथ्स हुए? 3। इसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च जो है वो आपके 24-25 में आ जाएंगे और जो मेरे पास अप्रैल, मई और जून है वो नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाएंगे। तो जो ये मेरे 24-25 यानी जो जनवरी, फरवरी, मार्च का को लेकर रेंट है, वो रेंट तो मेरा इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए, यानी इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाना चाहिए। बट जो मैंने एक्स्ट्रा एडवांस रेंट पे कर दिया, उस वजह से मैं इस साल के प्रॉफिट्स क्यों कम करूं? तो उनको लेकर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, सो दैट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ इसी साल के एक्सपेंसेस को शो करें, यानी कि मैं 3 महीने के जो मैंने एक्स्ट्रा पे करा है उसको मैं एज एन एडवांस शो कर कर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से माइनस कर दूंगी। क्लियर? जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कि अगर अप्रैल का रेंट मार्च में पे कर दिया जाए, तो अप्रैल वाले रेंट को आप इस साल की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो नहीं करोगे, बिकॉज अप्रैल का रेंट अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो किया जाएगा, वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिलोंग नहीं करता। ऑल्दो आपने उसके लिए कैश पे कर दिया है, बट
आपको ट्रांजेक्शन्स को, कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, तो जो ट्रांजेक्शन्स इसी साल की ट्रांजेक्शन्स है। क्लियर? आगे चलते हैं। कुछ इनकम अक्रू बट नॉट रिसीव, सेम है जैसे एक्सपेंसेस की बात की है, सेम वे से इनकम की बात कर रहे हैं कि कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो अराइज हो चुकी हैं, जो हमारा राइट बनता है उन इनकम्स के ऊपर, बट अभी उन इनकम्स के अगेंस्ट हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, बट मेरा अगर राइट बनता है तो मैं उसको इसी साल की इनकम्स में रिकॉर्ड कर कर चलूंगी, और जब उससे पेमेंट रिसीव होगी तो हो जाएगी, तो अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से मैं उसे इसी साल रिकॉर्ड कर कर चलूंगी। इसका मतलब मैं उसको लेकर एडजस्टमेंट एंट्री पास ऑन करूंगी। जैसे कि कोई फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उनका इंटरेस्ट आपको मिल चुका है, इंटरेस्ट अराइज हो चुका है बट अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो दैट comes under this case. And the last one is income received but not accrued, मतलब कि आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो गई है, ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपको एडवांस में पैसे रिसीव हो गए हैं, अभी आपने उसके लिए सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाई है, तो एडवांस रेंट अगर आपको मिल गया तो आप उस केस में इस साल के उसमें उसको ट्रीट नहीं करेंगे, जो एडवांस नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, तो वो नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मूविंग अहेड, कुछ स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करने के साथ साथ आपको एक ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। फॉर्मूला क्या कहता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अभी हमने बात की कि हम बनाते हैं एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? उसमें दो पार्ट्स हैं, वन पार्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड द अदर पार्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट शो करता है सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इस तरीके के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, दोज आर रिकॉर्डेड अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, और जो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन्हें मैं कहाँ रिकॉर्ड करती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कहाँ से निकल कर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आता है। जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ तो मेरा उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि मेरे बिजनेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी गुड्स को बनाने में मेरा जो जो खर्चा आया वही है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वही है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो गुड्स को बनाने में मेरा जो जो खर्चा आया वो क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक, यानी कि बिजनेस के ईयर की स्टार्टिंग में, जैसे अप्रैल में आपके बिजनेस में कितना स्टॉक था 1 अप्रैल को, उस स्टॉक की वैल्यू, प्लस आपने इस साल जो जो परचेजेस की हैं, गुड्स की परचेजेस की बात की जा रही है, जो आपने परचेजेस किए हैं वो, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, माइनस द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका स्टॉक एट द ईयर एंड है, यानी ऑन 31 मार्च जो आपका स्टॉक है उसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, देन यू विल बी एबल टू नो अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर सीओजीएस इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, तो सेल्स में से जब आप सीओजीएस को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूला से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री को वैल्यू करने के हमारे पास तीन मेथड्स हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, मतलब जो स्टॉक पहले आया उसे पहले बाहर निकाल दो, एंड जो स्टॉक बाद में आया उसे बाद में बाहर निकाला जाता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉक मेरा लास्ट में आया उसे पहले यूज करो, और जो स्टॉक मेरा पहले का आया हुआ है उसे बाद में यूज किया जाएगा, रिवर्स ट्रीटमेंट होता है। और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, जहां पर हम वेट्स निकाल कर मतलब इंपॉर्टेंस के बेसिस पर जज करते हैं। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जब AS2 के हिसाब से अगर आप चले, जो हमारा इंड AS2 है, दैट सेज दैट फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड आर द टू मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। AS2 डज नॉट सपोर्ट द लीफो मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए AS2 लीफो मेथड को सपोर्ट नहीं करता, वो सिर्फ फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड को ही सपोर्ट करता है। क्लियर?
मूविंग अहेड ट्रेडिंग अकाउंट को डिस्कस करते हैं। अभी जैसे हमने बात की कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, परचेजिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो कहाँ लिखे जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, परचेज ऑफ गुड्स एंड ब्रिंगिंग देम टू द पॉइंट ऑफ सेल, ये सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। आपके सामने फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे बाकी लेजर अकाउंट बनते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, इसकी भी डेबिट और क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर्स अमाउंट आपके कॉलम्स हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं अपना ओपनिंग स्टॉक, देन आपकी परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न को माइनस कर कर यहाँ पर लिखा जाता है। फिर ये जितने एक्सपेंसेस हैं ये सभी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे फ्रेट, कस्टम, वेजेस, गैस पावर, फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, कार्गो एक्सपेंसेस, शिपिंग एक्सपेंसेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस और ऑक्ट्रॉय चार्जेस, ये सभी के सभी ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। ऑन द क्रेडिट साइड आप सबसे पहले रिकॉर्ड करते हो सेल्स को। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है हमारे बिजनेस का क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? यहाँ तक आपको अकाउंट समझ में आ गया। जब मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता है तो फिर इसके बाद की जाती है इसकी बैलेंसिंग। आपको याद होगा हमने बैलेंसिंग कैसे की थी। देखिए बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है, आप अपने अकाउंट के टोटल्स निकालते हो, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। ठीक है, अगर मेरा डेबिट टोटल इज ग्रेटर देन क्रेडिट टोटल, मतलब मेरा डेबिट साइड का टोटल अगर क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो क्या होगा, तो मेरा बैलेंस किधर बचेगा, मेरा बैलेंस क्रेडिट साइड बचेगा। यानी कि मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट के केस में वहां पर क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मेरा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो मैं उसको क्या करूंगी, बैलेंस करूंगी, मैच करूंगी। मैच करने के लिए मैं क्रेडिट साइड क्या लिखूंगी, बाय ग्रॉस लॉस, और मैं दोनों साइड के टोटल को क्या कर दूंगी, बराबर कर दूंगी। क्लियर? और अगर मेरा क्रेडिट टोटल डेबिट टोटल से ज्यादा है, इट मीन्स मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट, जिसको मैं बोलती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल को माइनस कर दो और यहाँ पर डेबिट टोटल में से क्रेडिट टोटल को माइनस कर दो। सिंपल, मैं आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंसिंग के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, इफ द difference arises on the debit side it means gross profit, and if the difference arises on the credit side इसका मतलब हमें क्या हुआ है, gross loss हुआ है। क्लियर? आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपके ट्रेडिंग अकाउंट से निकल कर आए थे, देखिए जब बिजनेसेस में अकाउंट्स बनते हैं तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इकट्ठा बनता है, जैसे यहाँ पर बनाया गया है। दिस अपर पार्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, एक बार बैलेंसिंग हो चुकी है, फिर लोअर पार्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। जब मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज को रिकॉर्ड किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस। ऐसा ही था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका क्रॉस होता है, ये ग्रॉस लॉस इधर आ जाता है डेबिट साइड, टू ग्रॉस लॉस, जब मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मेरा इस साइड आ जाता है, यहाँ पर नहीं आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरा। अब इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस लिखती हूँ, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात हो रही है। जैसे मुझे कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, इस तरह के जो मेरे इनकम्स हैं। एक्सपेंसेस में रेंट से रिलेटेड खर्चा है, सैलरीज है, उसके अलावा आपके पास रिपेयर्स पे आप कोई खर्चा कर रहे हो, बैड डेट्स हैं, डेप्रिसिएशन है, सभी के सभी एक्सपेंसेस किस साइड आते हैं, डेबिट साइड आते हैं। फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नीचे वाला पार्ट है, इस पार्ट को आप क्या करते हो, बैलेंस करते हो। तो आपके पास अगर डेबिट साइड डिफरेंस बचता है तो वो क्या हो जाता है, नेट प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस बचता है तो वो क्या आ जाता है, आपके बिजनेस का नेट लॉस आ जाता है। क्लियर? और अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो नेट प्रॉफिट आप फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम्स को प्लस कर दो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कर दो, माइनस कर कर आप निकाल देते हो अपना नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है और अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी सोल प्रोप्राइटर की है, सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि सिंगल ओनर है बिजनेस का, तो आप अपने प्रॉफिट्स को डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर देते हो। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में ओनर अकेला है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, तो आप प्रॉफिट्स को कैपिटल में क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, और अगर लॉसेस होते हैं तो उनको कैपिटल में से क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। क्योंकि जब अकेला ओनर है तो सारा प्रॉफिट और सारा लॉस उसी का है ना। अगर प्रॉफिट हुए तो प्लस कर दिया और अगर लॉस हुआ तो माइनस कर दिया हमने उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में से।
Now let's discuss the items, the entries that we include in the trading and profit and loss account. तो डेबिट साइड में हमने जैसे पढ़ा, हम ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में लिखते हैं, परचेजेस ट्रेडिंग में लिखते हैं, कैरेज इनवर्ट्स ट्रेडिंग में लिखा जाता है, वेजेस, देखिए वेजेस जो है वो लेबरर्स को पे की जाती है ना, नॉन एजुकेशनल स्टाफ जो होता है, नॉन एजुकेटेड स्टाफ जो होता है उसे वेजेस पे की जाती है, तो वो जाती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में। डिप्रिसिएशन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है, पैकेजिंग मटेरियल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, फ्यूल वाटर पावर गैस जो पावर वगैरह है वो ट्रेडिंग का पार्ट है, रेंट पेड मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट पेड प्रॉफिट एंड लॉस है, कमीशन पेड प्रॉफिट एंड लॉस है, रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस है, और अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं वो भी कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। तो वेजेस जो है वो अनएजुकेटेड स्टाफ को है ना, लेबर वाले काम के लिए पे की जाती है, और सैलरी पढ़े लिखे लोगों को दी जाती है, तो सैलरी कहाँ आती है मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि ऑफिस एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। और अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो सेल्स और सेल्स रिटर्न कहाँ चल जाती है हमारी ट्रेडिंग में, वैसे ये जितनी भी अदर इनकम्स हैं, चाहे रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड या कमीशन रिसीव्ड, ये सभी की सभी कहाँ आती हैं, ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। क्लियर। अब देखिए जैसे हमने बात की कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, वहां से नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है, और अगर मेरा बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप वाला है तो वहां पर सिंपल होगा, कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को प्लस कर दिया जाएगा, और अगर लॉस होगा तो उससे क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यहाँ तक समझ में आ गया था। अब एक और अकाउंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हालांकि ये अकाउंट AS1 वाले अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, वहां पर सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है। बट जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको बनाया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब आप क्या कर रहे हो, अब आप अपने प्रॉफिट्स को या अपने लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन का केस कहां पर आएगा, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है, या फिर अगर आपका बिजनेस एक कंपनी बिजनेस है, इन दोनों ही केसेस में आपको प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट यानी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। अगर मेरा पार्टनरशिप बिजनेस है तो मुझे पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मेरे को पार्टनर्स को उनकी सैलरीज देनी पड़ेंगी, क्योंकि सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं होंगी, एम्प्लॉयज की सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होती हैं, पार्टनर्स की सैलरीज एम्प्लॉयज जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका पार्ट नहीं होती। तो प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो आपकी IIBF बुक में सैंपल दिया हुआ है, उसी सैंपल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट्स, जैसे नेट ईयर प्रॉफिट्स, जो नेट प्रॉफिट्स आए थे उन्हें यहाँ लिख दिया गया। उसके बाद अगर कोई इनकम टैक्स प्रोविजन से एक्सेस आपको, मतलब ITC का क्रेडिट आया, इनकम टैक्स का क्रेडिट आया, तो वो यहाँ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, और डेबिट साइड सारी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगे। आपने कोई रिजर्व्स में ट्रांसफर करा है, डिबेंचर डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्व में ट्रांसफर करा है, कोई एडिशनल इनकम टैक्स पे किया आपने, डिविडेंड पे किया, प्रपोज डिविडेंड है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाएंगी, आपकी डेबिट साइड आ जाएंगी। ठीक है। अगर पार्टनरशिप होगी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, कमीशन आ जाएगी, सैलरीज आ जाएंगी, इस तरीके से। और जो सरप्लस होगा, अगर कंपनी है तो वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा फर्दर यूज के लिए, और अगर पार्टनर्स होंगे तो पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बिजनेस की। क्लियर। देन कम्स बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3, जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेड्यूल 3 के अंडर यही फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। इनफैक्ट जो हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट देखा है, अगर हम कंपनी के अकाउंट्स बनाते हैं तो उस केस में भी आपको एक वर्टिकल फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। दिस इज ऑल्सो अ वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि जैसे वहाँ पर ट्रांजेक्शन हमारी लेफ्ट और राइट साइड लिखी जा रही थी, तो यहाँ पर हमारे ट्रांजेक्शन एक स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखी जा रही है। अगर मैं प्रीवियस जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का उसकी बात करूँ तो वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर ऐसे आ जाता है बैलेंस शीट, इस साइड सारी लाइबिलिटीज आ जाती हैं और इस साइड सारी एसेट्स आ जाती हैं। और याद रखेंगे बैलेंस शीट की डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, लेफ्ट साइड इज लाइबिलिटी साइड एंड राइट साइड इज एसेट साइड।
बट अगर स्टेटमेंट फॉर्म की बात करें, दैट इज करंटली रनिंग, जो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है, तो उसके हिसाब से सबसे पहले आप ऊपर लिखते हो इक्विटी एंड लायबिलिटी से रिलेटेड सारी चीजें, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह। फिर एक ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आ जाता है, नॉन करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं आपके बिजनेस की, ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए एग्जिस्ट करेंगी, एंड देन करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं बिजनेस की। क्लियर? फिर आप इनका टोटल करते हो, टोटल करने के बाद आप एसेट साइड रिकॉर्ड करनी शुरू करते हो, जिसमें आप सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, इसी फॉर्मेट में इनको रिकॉर्ड किया जाता है। एंड देन यू रिकॉर्ड द करंट एसेट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज वगैरह आपके पास होती हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वगैरह है। तो दोनों साइड का आप टोटल निकालते हो, ये दोनों ही टोटल आपके क्या आते हैं, हमेशा इक्वल आते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 के अंदर। ये जो हमारा वर्टिकल फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड। और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को इस तरीके से अरेंज किया जाता है जिस तरीके से वो लिक्विड हो सके, है ना। देखिए करंट एसेट को हमने बाद में लिखा है क्योंकि करंट एसेट ज्यादा लिक्विड है ना। और लिक्विड में भी इन्वेस्टमेंट्स कंपैरेटिवली कम लिक्विड है एज कंपेयर टू जो मेरे शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस हैं या फिर मेरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। सो इनको लिक्विडिटी के ऑर्डर में यानी कैश कन्वर्टेबिलिटी के ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? और देखिए जो हमारी बैलेंस शीट जब बनाई जाती है, हमने ऊपर लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी और साथ में लिखा है एसेट्स, तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं, इनका यूजुअली कौन सा बैलेंस होता है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और जितनी भी एसेट्स होती हैं, ये सभी एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी बैलेंस शीट की एक एसेट डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है, नो। बैलेंस शीट में आपकी एक लायबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड है, बट वैसे लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस हमेशा होता है। तो आज वाले कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स जो है वो हमेशा कैसा बैलेंस होता है। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर नवंबर 2024 में भी आया हुआ है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट जो है वो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज का क्रेडिट और एसेट्स का डेबिट बैलेंस। Question number 2. In the preparation of trading account, which of the following item is correctly classified as appearing on the debit side? ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड इनमें से कौन सी आइटम आ सकती है? क्लोजिंग स्टॉक हेल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड रिप्रेजेंटिंग अनसोल्ड गुड्स, ये कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं, हम इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। ग्रॉस लॉस भी हमारा किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है। कैरिएज इनवर्ड्स इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग परचेज गुड्स टू द बिजनेस परचेज, तो कैरिएज इनवर्ड्स मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड। और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, ये वैसे क्रेडिट साइड आता है। और डिस्काउंट जो है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ट्रेडिंग में नहीं आता। तो मेरा ऑप्शन सी जो है वो इस केस में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन होगी। सो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एड्यूट आपने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, आई विल गिव यू अ क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोस कोर्सेज। फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर and search for edutap.co.in। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने पर आपको जैब के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। द कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स, द मास्टर कोर्स, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट्स की कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। कंसेप्ट क्लासेस जिसमें 15-20 मिनट्स की शॉर्ट क्लासेस हैं, जहाँ जिसकी हेल्प से आप अपने पूरे सिलेबस को डिटेल में कवर अप कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव बेसिस पर टीचर के साथ इंटरैक्ट कर कर आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। वहीं पर लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 इज करेंटली रनिंग, जहां पर आप अपने टीचर्स के साथ लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट कर कर अपने सिलेबस को फास्ट ट्रैक कवर अप कर सकते हैं विद इन द 60 कंसेप्ट क्लासेस। फुल सिलेबस को 60 कंसेप्ट क्लासेस में सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए जा रहे हैं। और अगर आप लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वीकली बेसिस पर मेंटर टॉक भी आपको अवेलेबल होगी। वहीं पर अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम
प्रिपरेशन हो चुकी है, बट यू हैव टू डू द एमसीक्यू प्रैक्टिस, फॉर दैट यू कैन जॉइन अ टेस्ट सीरीज। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है। आप JIIB के किसी भी सब्जेक्ट में खुद को एनरोल कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेक अ टीचिंग स्टाइल, तो आप हमारा एक 3 आवर का ट्रायल कोर्स ले सकते हैं बाय जस्ट पेइंग ₹1, जिससे आप टीचिंग स्टाइल को जज कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को अवेल करने से पहले उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। और अगर आपको आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसका आंसर भी आपको कमेंट में लिखना है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले जैब ऑन द गो के सेशन में। पढ़ाई जहाँ रुकती नहीं, साथ चलती है।